हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग यानी कि आईएनडी और एएस क्या होता है। तो इसमें बेसिकली ये बताना, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग, नेचर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं सारी की सारी, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से चैप्टर 2, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द accountant universally while recording accounting transactions. They are the norms or rules which are followed in accounting of various items of assets, liabilities, expenses, incomes, etc. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो हैं जहाँ पे रूल्स जो हैं अडॉप्ट किए जाते हैं अकाउंटेंट के द्वारा जब वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो जो रूल्स बुक में रूल्स लिखे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपनी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। और इन रूल्स को कौन बनाता है? आईसीएआई जो है रूल्स बनाता है। किसके? अकाउंटिंग्स के रूल्स बनाता है। किसके? अकाउंटिंग्स के, कि किस तरीके से आपने कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कि इन रूल्स के बेस पर जो है आप रिकॉर्ड करेंगे किनको? अपनी ट्रांजैक्शंस को, रूल बुक ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंट्स के अंदर। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम्स, जैसे एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, एटसेट्रा है। जो भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कुछ भी है आपकी कंपनी में, आप कोई भी चीज परचेज या सेल कर रहे हैं, उनके बेस पर उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो आपको बताएगी, रूल बुक बताएगी कि आपको कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ करनी है। ठीक है, तो ये था मीनिंग। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये कह रहा है कि जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग रूल्स को, जो किसके ऊपर बेस होते हैं, रूल्स जो है बेस्ड होते हैं कैसे? विच आर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिन उनके बेस पर, रूल्स के बेस पर जो है ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे कि आपकी कंपनी में आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन are the outcomes of the accounting practices or principles being followed by the enterprises over a period of time. ये वो चीजें होती हैं जहां पर आपको जो रूल्स है उनको मानना पड़ता है। एक टाइम पर जब आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा काम। आप अपनी मर्जी से कोई भी एंट्री कहीं भी नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको ये जो रूल्स बने हुए हैं उन्हीं के बेस पर, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है रूल्स फॉलो करते हुए आपको अपनी जो प्रैक्टिसेस है, आपकी जो लेन देन की जो रिकॉर्डिंग है, आपकी जो कंपनी के अंदर आप जो सेल एंड परचेज करेंगे, जो भी लेन देन आप करेंगे, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये आपको रूल्स बताएंगे कि कैसे आपको कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो ये थे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और देख लेते हैं इसके फीचर्स। तो चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो मैन मेड है, ना कि किसी कंप्यूटर ने बनाया है, इंसानों ने उसको हाथों से लिखा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्या कह रहा है ये? बेस्ट है, पॉसिबल सजेशन का अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा इनको बनाया गया है और ये मैन मेड है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। नॉट रिजिड यानी कि कठोर नहीं है, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट। लचीला, फ्लेक्सिबल का मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं विद टाइम। टाइम के अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं। यही लाइन लिखी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। सॉरी, ये लाइन मैंने आप 2 बार लिख दिया, ये वर्ड मैंने, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, मैं इसको काट देती हूँ।
ठीक है। तो कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। परमानेंट नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ, टाइम के हिसाब से, जो भी रूल्स बने हैं बनते हैं उनके हिसाब से आप रूल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड ऑन हाउ इट मीट्स बाय 3 क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं जिनके द्वारा जनरली एक्सेप्ट किया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। फर्स्ट है रेलिवेंस, और सेकंड है ऑब्जेक्टिव, थर्ड है फिजिबल। रेलिवेंस से मतलब हो गया आपका कि हाउ हेल्पफुल द इंफॉर्मेशन इज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन में ये किस तरीके से आपको हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजंस में ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है। फिर है ऑब्जेक्टिव, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, हाउ हेल्पफुल द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है, इज फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, जो आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कंपनी के अंदर उसमें ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है। फिर है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि आपका उद्देश्य, जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो शुड बी बायस्ड होनी चाहिए, मतलब कि वो बायस्ड होनी चाहिए, अनबायस्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका उद्देश्य किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, और उसके बाद ये बिल्कुल फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, मतलब कि ये भेदभाव ना करने वाली चीज इसमें होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली जो है इन्फ्लुएंस इसका नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी बायस होनी चाहिए। क्योंकि अगर लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपकी जो कंपनी की हेल्थ है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो आपको दिखानी पड़ेगी। फिजिबल क्या का मतलब है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डिजाइन बनाए हैं, उनमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में, डेट डिजाइन्ड टू हेल्पफुल डिसीजन मेकर्स टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ प्रॉपर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है या नहीं है, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके से ये एक्सेप्ट किया गया है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसके कुछ फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशंस है या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय AS1 disclosure the accounting policies are कौन सी है? फर्स्ट है going concern assumption, business will continue for a foreseeable future for the same level of operation. On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in the systematic manner over their expected useful life. क्या कह रहा है कि जो बिजनेस है, हम इसका जो भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन से क्या कह रहा है कि कंटिन्यू होता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। फोरसेबल फ्यूचर से मतलब हो गया यहाँ पे कि आपको नहीं पता है कि आपका बिजनेस कब तक चलेगा, या आप कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसमें ये चीज नहीं डालते हैं कि हमने 1 साल बिजनेस करना है या 2 साल बिजनेस करना है। आपका बिजनेस चल भी सकता है 20 से 25 साल, 30 साल, लाइफ टाइम तक भी चल सकता है, या आपका बिजनेस अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो बीच में बंद भी हो सकता है। तो इस चीज को कोई भी जो है वो नहीं मानता है, नहीं ये चीज बताई जा सकती है कि बिजनेस जो है वो रन कितने टाइम तक करेगा और सेम लेवल पर करेगा या अलग अलग लेवल पर करेगा, ये चीज हम नहीं, क्योंकि कभी प्रॉफिट हो जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा, कभी कुछ भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर मतलब बराबर हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी, मतलब आप ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कब तक और कितना चलेगा, ठीक है, किस हिसाब से चलेगा। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है कि फिक्स्ड एसेट्स जो भी होती है वो सारे रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, किसके अंदर, अपने अकाउंट्स के अंदर, बाय द जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो कंपनी ने जो रूल्स ICAI ने जो रूल्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट को, ना कि उनकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसको। मान लो आपने कोई चीज 50,000 रुपए की खरीदी है, ठीक है, आज खरीदी है, तो मान लो कोई एसेट आपने खरीदी है तो आप अपने अकाउंट में 50,000 दिखाएंगे,
ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आप दिखा रहे हैं, ना कि आपको वो कॉस्ट दिखानी है जो डेप्रिशिएट होने के बाद लगती है। डेप्रिशिएट होने के बाद जो कॉस्ट बचेगी वो नहीं दिखानी है आपने। आपने जो कॉस्ट उसकी ओरिजिनल है वही दिखानी है। डेप्रिशिएशन यहाँ पे कह रहा है आगे आने वाले लाइफ टाइम पर, आगे आने वाले सालों में जो कि एसेट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ऑब्वियसली कम हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है, 10, मान लो आपने आईफोन खरीदा है, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा है। आफ्टर सम टाइम्स आप उसको बेचते हैं, 6 मंथ्स के बाद आप उसको बेचते हैं, तो क्या आप 1 लाख का ही बेचेंगे? नहीं, हम उसको कम का ही बेचेंगे। हम उसको उसको जो हमारा जो वैल्यू है हमारी, वो मान लो 1 लाख का खरीदा था आपने उसको, और आप 80,000 का जो है उसको बेच रहे हैं, तो जो 20,000 डेप्रिशिएशन वैल्यू आई है आपकी, जो 20,000 का जो आपको लॉस हुआ है, तो इसका आप परसेंटेज निकाल लेंगे, जिससे तो इसका आप परसेंटेज निकाल लेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डेप्रिशिएशन वैल्यू क्या है, आपका डेप्रिशिएशन अमाउंट कितना आएगा। तो आप इसको रिकॉर्ड ना करके आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब हो गया अकाउंटिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। क्या कह रहा है कि आपने एक बार जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें जो भी रूल्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं और अडॉप्ट कर लिए गए हैं, तो आपको ईयर आफ्टर ईयर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आप रोज पढ़ाई करते हो, आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं रात को रोज 10 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तभी मैं मार्क्स अच्छे ले पाऊंगा, 99% मार्क्स मेरे तभी आएंगे कि मैं 2 घंटे की रात को पढ़ाई करूं और फिर सुबह उठ के भी पढ़ाई करूं। टाइम टेबल बना लिया आपने। ये नहीं है कि आपने टाइम टेबल बनाया और एक ही दिन पढ़ा, नहीं, आप उसको टाइमली पूरा साल आप अपनी क्लास को देंगे, पूरा साल आप इस टाइम टेबल से पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब भी यही है, आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, आपने एक बार ले लिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको उसी पैटर्न के साथ काम करना पड़ेगा जो पैटर्न आपने फॉलो कर लिया है। थर्ड, एक्रूअल एग्जम्पशन ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू और नॉट व्हेन दैट सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मान लो आपने कोई बिजनेस, आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है, आपने मान लो आपने कोई एसेट खरीदी है, मान लो आज आपने कोई लैंड खरीदी, मान लो 1 लाख रुपए की कोई लैंड खरीदी है आपने। ठीक है, आज डेट मान लो कोई भी लगा लो, 31 दिसंबर लगा लो, या कोई भी 1 जनवरी लगा लो, कोई भी डेट लगा लो, आप दोनों में से कोई भी मान सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने खरीदी तो 1 लाख रुपए की एसेट जो खरीदी थी वो आपकी कंपनी में आ चुकी है, आपका लैंड आपके नाम हो चुका। लेकिन इसकी जो सेटलमेंट है, इसका जो मनी है, इसका जो पैसा है, वो आपको बाद में, आप उसको बाद में दे रहे हो, या मान लो आपने वो खरीद लिया है, आपने उसका पैसा दे दिया है, लैंड बिल्डिंग तो आपकी हो गई, लेकिन आप उसका पैसा बाद में दे रहे हो और आपको वो जमीन बाद में दे रहा है। तो जब वो बाद में दे रहा, मान लो 31 दिसंबर 2022 को आपने खरीदी और 1 जनवरी में आपको दे रहा है, 21 जनवरी को वो आपको दे रहा है, या किसी भी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मान लो 21 जनवरी को दे रहा है, 22 को दे रहा है, या आप 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल को लगा लीजिए, 1 अप्रैल 2023 को दे रहा है, वो आपको आपकी बिल्डिंग, आपका सामान जो है वो इतने टाइम पर, इतने टाइम के बाद आपको दे रहा है। अगले अकाउंटिंग, ये लास्ट अकाउंटिंग ईयर हो गया, ये जो नया अकाउंटिंग ईयर है ये हो गया आपका। जब वो आपको नए अकाउंटिंग ईयर में दे रहा है तो आपका वो डेट नहीं डलेगा। आपका इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जब आपने उसको खरीदा है, जब आपके नाम वो हो चुकी है, आप उसको तभी दिखाएंगे, ना कि आपको कोई चीज हैंडओवर हो रही है तब दिखाएंगे। मान लो आज आपने कोई फोन बुक करा दिया है और वो फोन मार्केट में अभी नहीं है और आप उसको 10,000 रुपीज देकर आप बुक करा देते हैं। मान लो कोई भी आईफोन है, आजकल सैमसंग के भी बहुत महंगे, मतलब हर कंपनी के बहुत महंगे महंगे फोन आ चुके हैं आजकल। मान लो आपको कोई फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, गाड़ी लेनी है, आपने उसके लिए 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिया और आपने उसको ये बोला कि मुझे ये जो है, या आपने सारे के सारे उसको पैसे दे दिए, लेकिन आपने उसको बोला कि मुझे ये चीज चाहिए। आजकल गाड़ियों में हो रहा है ये सब, मतलब आपने गाड़ी की बुकिंग कर दी 10,000 से, आज की है, ठीक है, आज से 2 साल के बाद आपको गाड़ी मिल रही है, या आप आज से 6 महीने के बाद ये गाड़ी मिल रही है आपको, बुकिंग कराने के बाद आपको 6 महीने के बाद आप चाहे पूरी पैसे दे दे, लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो क्या उसी मंथ में रिकॉर्ड की जाएगी जिस मंथ में आपने उसको बुक कराया था, जिस मंथ में आपने उसके पैसे दे दिए थे, क्योंकि वो आपकी चीज
हो चुकी थी, सिर्फ हमारे पास सामान नहीं था, हमने उसको बना के आपको दिया है। हैंडओवर आपको अगले साल मिल रहा है या 2 साल के बाद मिल रही है कोई चीज, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल है। लड़के भी बहुत, लड़के लड़कियां आजकल सब समझ गए होंगे इस बात को कि गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट लड़कों का होता है वैसे, लेकिन सिंपल बात है, आपने खरीदा है आज, लेकिन आज आपके पास नहीं आया, लेकिन आपने पेमेंट कर दी है और मिल रही है आपको वो चीज 2 साल के बाद, तो आप उसी दिन को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन आपने उसको खरीदा है, एज सिंपल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, और भी हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फर्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. For example, Amrit started business and introduced 1 lakh rupees by check. Since the firm has received the amount, it will debit bank account and credit Amit's capital account. A transaction is recorded in the books of the firm from firm's point of view. क्या कह रहा है? कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी एंट्री किसमें, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक्स में कोई भी एंट्री अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी रिकॉर्ड, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस कौन चलाता है? ओनर। ओनर क्या लेके आता है? कैपिटल। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? एक तरीके से एसेट है। ठीक है, एसेट क्या होती है? हमारी डेबिट होती है, और ओनर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी यही लिखा है, अमृत स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपए बाय चेक। अमृत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने 1 लाख रुपए चेक दिया। सिंस द फर्म हैज रिसीव्ड द अमाउंट, लेकिन फर्म को क्या हुआ? अमाउंट रिसीव हुआ, चाहे वो चेक से हुआ है चाहे वो कैश से हुआ है, लेकिन उसको पैसा जो है वो मिला। इट विल बी डेबिट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को वो डेबिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने चेक से दिया, अगर कैश से करता तो कैश हो जाता। एंड क्रेडिट अमित कैपिटल अकाउंट, और अमित की कैपिटल को वो क्रेडिट कर देगा क्योंकि अमित ने अपने अकाउंट से निकाल कर पैसा दिया है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, यानी कि फर्म पॉइंट्स ऑफ व्यू से होगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ये नहीं होगा कि ओनर पैसे लेके आया है तो उसके हिसाब से नहीं, जो फर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आईसीएआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनके हिसाब से होगी। ठीक है, वहीं पे अगर जो ओनर है पैसा निकाल लेता है, अकाउंट्स में से पैसा निकालता, तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन और जो ओनर अगर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो वो ओनर की बिजनेस की वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। सेकंड है मनी मेजर प्रिंसिपल। मनी मेजर प्रिंसिपल में कहता है ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स, और दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आएगा यहाँ पे, इन मनी टर्म्स are recorded in the books of accounts of the enterprises. Due to inflation, goods that can be purchased for ₹1,000 today may be say purchased for say ₹1,200 later. ट्रांजेक्शन और इवेंट्स कोई भी होती है, मनी मेजर कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट होता है वो किस पर बेस्ड होता है? मनी बेस्ड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है, मनी बेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नाम ही मनी का आ गया, यानी कि पैसे से रिलेटेड होता है। जो भी आइटम्स रिकॉर्ड होंगे बुक्स में, किसी भी मनी, कोई भी एंटरप्राइजेस की अकाउंट्स बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वो मनी बेस्ड होंगी सारी। ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो रिकॉर्ड होगी। ड्यू टू इन्फ्लेशन, गुड्स दैट कैन बी परचेज फॉर ₹1,000 टुडे। अगर इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि अगर मार्केट में उछाल आ रहा है, मार्केट इंक्रीज हो रही है किसी वजह से, और हमने कोई ₹1,000 की चीज खरीदी थी, तो आप उसको कल को ₹1,200 की भी खरीद सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन केस अगर डिफ्लेशन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो वो ₹1,000 वाली चीज कम भी हो सकती है, 800 की हो सकती है, 700 की हो सकती है, या इससे और भी कम हो सकती है, 50% डिस्काउंट भी आ सकता है। तो ये होता है मनी मेजर प्रिंसिपल। इसके कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 months नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। जो बिजनेस की लाइफ है उसको ब्रोक किया जाता है स्मॉल पीरियड में, यानी कि 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग, नोन एज, ये होता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से मतलब हुआ कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 साल का, वो यानी कि आप 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो होता है वो होता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है,
The life of the enterprise is broken into smaller period which is termed as the accounting period, या आप इसको 12 मंथ की जगह सिंपल स्मॉलर पीरियड में हमने जिसको कन्वर्ट कर दिया है वो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी कि इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो ओनर का जो भी टाइमली इंफॉर्मेशन होती है वो जो है वो बनानी पड़ेगी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी जो भी आपकी, वो आपको ये रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 ईयर का जो भी गैप होता है उसके अंदर आपकी बिजनेस का क्या स्टेटस है, बिजनेस का जो स्टेटस है वो दिखाना होता है 1 साल के पीरियड के अंदर। यानी कि आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर क्या कुछ किया है, बिजनेस का स्टेटस क्या रहा है, वो सब आपको इसके अंदर दिखाना पड़ता है, टाइमली जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, फिर है फुल क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब हो गया कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम्स व्हिच आर मटेरियल। सारे फैक्ट्स, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी आपकी बैलेंस शीट है, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है। तभी आपका बिजनेस रन कर सकता है, तभी आप पर दूसरे लोग जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोस्ट कंसेप्ट। द कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस व्हिच इंक्लूड्स द कॉस्ट, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग एसेट्स रेडी टू यूज। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो कोस्ट कंसेप्ट है वो जो भी आपने एसेट खरीदी है वो रिकॉर्ड की जाती है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी उसके परचेज प्राइस पर। ठीक है, मान लो कल विच इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करेगा आपका एक्विजिशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और जो मेकिंग चार्जेस लगे हैं एसेट को बनाने में वो सब। मान लो आपने कोई चीज खरीदी है 50 लाख की या 50,000 की खरीद ली। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में आपको 10,000 रुपए लगे। ठीक है, फिर आपको मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, इंस्टॉल करने में आपको 5,000 रुपए लग गए। उस चीज को जैसे एक्विजिशन के लिए या मेकिंग एसेट्स में सामान, मतलब उस सामान को बनाने के लिए आपको जो है ऐसे लगे, मान लो 10,000 रुपए लग गई। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका। ठीक है, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ 50,000 नहीं दिखाएंगे या 50 लैक्स नहीं दिखाएंगे, या आप जितने भी मान लो 1 करोड़ की कोई चीज आपने खरीदी तो सिर्फ 1 करोड़ नहीं दिखाएंगी। जो भी उस पे खर्चा हुआ है अलग से वो सब भी आपको अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। यानी कि ये सब टोटल करके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कोस्ट कंसेप्ट। जो भी आपकी एसेट को लाने में, ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, एक्विजिशन में, मेकिंग एसेट्स बनाने में जो खर्चा हुआ है उसमें जो भी आपका खर्चा पूरा हुआ है वो सब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये है आपका कोस्ट कंसेप्ट। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो अपने जो है ओरिजिनल प्राइस पर ही रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो ये था आपका कोस्ट कंसेप्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, और भी इसके पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। Next, a dual aspect concept. Every transaction entered into by an enterprise has two aspects, एक debit and a credit of equal amount. क्या कह रहा है, हर ट्रांजेक्शन्स के दो जो है एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। और एग्जांपल जैसे लेते हैं, राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस विद रुपीज कैपिटल रुपीज 1 लाख। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस, वन साइड द बिजनेस हैज एन एसेट 1 लाख, while the other hand it has a liability towards राहुल, यानी कि 1 लाख रुपीज ये कैपिटल है। इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शंस के जो भी आपने गुड्स परचेज किया है, खरीदा है, गुड्स कैश में है या रिसीव्ड गुड है, वो सब जो भी आपने ट्रांजैक्शंस जो भी आपने की है उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। इन शॉर्ट, एसेट का मतलब होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी का मतलब हो गया जो भी आप एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए वो लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। तो दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो आपकी लायबिलिटी हो गई 1 लाख रुपीज की, और 1 लाख रुपीज आपका कैश हो गया। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट हो गए, आपकी जो लायबिलिटीज है वो भी और जो आपकी कैपिटल है वो भी। ठीक है, ये तो हो गया एक ही
जो ट्रांजेक्शन है उसके दो एस्पेक्ट, लेकिन इसमें मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मान लो आप बिजनेस में लेकर आ रहे हैं कैपिटल ₹1,00,000, ठीक है, और आपकी लायबिलिटीज हैं कंपनी की, जो भी आपकी लायबिलिटी है वो मान लो 50,000 है, तो आपकी जो एसेट्स है कंपनी की वो कितनी होगी, दोनों को टोटल कर देंगे हम, 1,50,000 हो जाएगी। ये होती है आपकी एसेट, सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एसेट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। हियर रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लोज ऑफ द कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज। दूसरा है यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स। Revenue is assumed to be realized when a legal right to receive it arises. Example, rent for the month of March 2017, even if received in April 2017, will be taken into the profit and loss account of the financial year ending March 31 March 2017 into financial year beginning with April 2017. क्या कह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक मतलब हो गया एक तरीके से एक्सपेंस, जो हमने मान लो हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं अकाउंटिंग ईयर में, वो या जो सेल हमने करा है, कोई भी गुड्स जो भी हमने सेल किया उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, उस अकाउंटिंग ईयर में जिसमें वो सेल किया है या अगले अकाउंटिंग ईयर में जब हमें वो मिला है। जैसे कि रेंट वाली बात थी, मान लो रेंट आपका ₹5,000 रेंट मार्च का है, मार्च 2017 का आपका रेंट कितना है या आपका एक्सपेंस कितना है या आपका रेवेन्यू कुछ भी लगा लीजिए, 5,000 है मार्च 2017 का, लेकिन आप उसको अप्रैल 2017 में पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कब इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कौन से अकाउंटिंग ईयर में इसको रिकॉर्ड करेंगे, मार्च 2017 की अकाउंटिंग ईयर की जो बुक्स होंगी उसमें ही आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, ना कि नए अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। हम रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं या तो जब हम कुछ गुड्स सेल कर रहे हो, या हम लोग, हाँ, सिर्फ सिंपल गुड्स हम सेल कर रहे हो, ना कि हम तब करेंगे जब हमें कोई कैश रिसीव हो रहा है या हम कोई कैश पे करेंगे। मान लो आप इसका रेंट है आपका मंथ का 2017, ये मान लो आपने कोई गुड्स खरीदा है, तो उसी की जो सेल है वही हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि कोई कैश या कैश रिसीव्ड होगा या कैश पे होगा, जो भी आपका, वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट से मतलब है द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज rather than कैश रिसीव्ड और कैश पेड। The concept should be followed while preparing financial statement to have true and fair view of the profitability and financial position of a बिजनेस फर्म। मान लो ये कह रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट से मतलब होगा जो भी अकाउंटिंग पीरियड है हमारा वो मैच होना चाहिए किससे, जो भी हमारे रेवेन्यूज हैं rather than कैश रिसीव्ड और कैश पेड, जो भी हमारे हैं वो उनसे मैच होना चाहिए, क्लियरली ठीक ठाक होना चाहिए। इन शॉर्ट आपका ये डेबिट भी और क्रेडिट भी आप अगर मैच कर देंगे तो आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। तो ये भी यही कह रहा है कि आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब मैच होने चाहिए। हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं या रेवेन्यू करते हैं वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, तभी हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशंस में, अकाउंटिंग पीरियड्स में इंक्लूड करते हैं। और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, जैसे कि कोई सेल्समैन ने कमीशन दिया आपको 5% का सेल्स पे, ठीक है, और सेल्स कितनी है 1,00,000 की, जो कि हुई है मार्च में 2019 में, और जो कमीशन है वो बना है आपका कब, अप्रैल 2019 में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हमें कब रिसीव होगा, वो हमें जब रिसीव होगा जब वो रिलीज हुआ होगा, यानी कि जब वो कंपनी ने दे दिया। मान लो आपका कोई बिजनेस सेल्समैन ने अर्न किया 5% कमीशन, कब कब जब उसने 1,00,000 की सेल की कोई चीज। मान लो आपने कोई चीज सेल की, आप सेल्समैन है, आपने वो चीज सेल की 1,00,000 में, ठीक है, और उस पर कमीशन आपको मिला कितना, 5% मिला है, ठीक है, ये मिला है आपको। मान लो आपने ये सेल की है मार्च में, ठीक है, मार्च 2019 में की, मान लो, या 2022 23 24 कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मार्च में आपने ये सेल की 1,00,000 की, ठीक है, और उस पर आपको कमीशन मिला 5% का, लेकिन कमीशन जो मिला है आपको वो अप्रैल में मिला है, अप्रैल 2019 में मिला है आपको।
तो जो कमीशन आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप कब रिकॉर्ड करेंगे? आप मुझे ये बताओ कब रिकॉर्ड करोगे? आप उसको मार्च 2019 में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपको जो है 5% डिस्काउंट तभी साथ के साथ दे दिया गया था। भले ही आपको पैसा बाद में मिला, लेकिन दिया आपको उसी टाइम था। ठीक है, तो आप तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। क्या कह रहा है? कंजर्वेटिव प्रोवाइड्स करता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें गाइड प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड किसमें रिकॉर्ड्स करने में, किसको अकाउंट्स की बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में हमें कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम सेफली अपनी बुक्स में अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज हैज फॉलन डाउन, मान लो आपकी मार्केट की वैल्यू जो है गुड्स जो आपने परचेज किए हैं वो फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। द स्टॉक विल बी शोन एट द कॉस्ट प्राइस इन द बुक्स के अंदर आपका जो स्टॉक है वो उसी ओरिजिनल प्राइस पर दिखाया जाएगा, ना कि जो मार्केट वैल्यू गिरी है उसके ऊपर। बट इफ द मार्केट वैल्यू हैज गॉन अप द गेन इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड अंटिल द स्टॉक इज सोल्ड। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू किसी तरह से अप हो जाती है, ग्रो कर जाती है या गेन हो जाता है, तो भी आप उसको नहीं दिखाएंगे। कब तक? जब तक आपका सारा का सारा स्टॉक जो है वो सोल्ड आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ 2 पॉइंट्स और बचे हैं, वो और देख लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। एन आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर और अमाउंट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि हम कोई भी चीज XYZ कोई भी चीज अकाउंट्स की बुक में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो जरूरी होगी। ठीक है, व्हेन इट इज नेसेसरी। ठीक है, इट्स नेसेसरी। हम तभी उसको अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब हमें लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तभी हम उसको अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ना ही तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपने एक पेंसिल खरीदी है। ठीक है, 10 रुपए की या 20 रुपए की कोई पेंसिल खरीद ली, वहीं पे आप मान लो एक 10,000 का या 2 लाख रुपए की कोई कार खरीद लेते हैं। 2 लाख 20 लाख रुपए में कोई कार खरीद ली, या 2 लाख रुपए में कोई भी एक्सपेंस आपने कर दिया कार के लिए, आपने ये खर्चा कर दिया। आपने 20 रुपए की पेंसिल और 10 लाख या 20 लाख रुपए में आपने कार खरीदी, तो क्या आप 20 रुपए अकाउंट से बुक्स में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो इतना वर्थ इट नहीं है कि आपके कस्टमर्स को ये जानना जरूरी नहीं है कि आपने 20 रुपए का पेन खरीदा। भले ही वो कंपनी में यूज हो रहा है, ये भी कंपनी में यूज हो रही है, ये भी कंपनी के लिए, कंपनी में हम काम करते हैं इस तब यूज हो रही है, ये भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तब यूज हो रही है। भले ही दोनों का काम सेम है, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, लेकिन हम बुक्स में जो है क्या दिखाएंगे? सिर्फ कार दिखाएंगे, पेंसिल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है दिखाना। तो मैंने यही बात बोली कि सिर्फ हम वही चीज अकाउंट्स में दिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगी। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर। मतलब क्या कह रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है किस बेस पर? एविडेंस के बेस पर, यानी कि आपके पास वाउचर होना चाहिए आपकी ट्रांजेक्शन का, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की है या कोई सेल किया है कोई चीज, या परचेज की है आपने, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके, वो किस बेस पर है? आपके पास इस चीज का सबूत होना चाहिए कि आपके पास कोई वाउचर या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे ये चीज पता चल सके। फिर कह रहा है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर में ये रिकॉर्ड की जाती है, ये पर्सनल नहीं होती है, फ्री फ्रॉम बायस होती है, यानी कि ये भेदभाव नहीं करती है किसी भी चीज के साथ अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके साथ ही हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो खत्म होते हैं। इसके बाद हम करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चलिए जान लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी थोड़ा सा अगले पेज पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये क्या है? एक सेट है किसका? गाइडलाइंस का, जिसके अंदर रूल बुक है, जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। किसके लिए? बुक्स, अकाउंट्स बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने के लिए रूल्स को फॉलो किया जाता है। दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, recognition, treatment, presentation, disclosure of accounting transactions in the financial statement issued by the Council of the Institute of Chartered Accountant of India। ये कौन इशू करता है? ICAI। ये इसको इशू करता है क्या? कि ये रूल बुक्स को इशू करता है जिसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं और जिनको फॉलो करते हुए आप क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी कंपनी की। ठीक है, ये होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसकी कुछ नेचर है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा सके, यानी कि आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। Objective of setting accounting standard is to bring uniformity in the accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसके अंदर, और ये कंपैरेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं। यही चीजें हमने लास्ट पेजेस पे भी पढ़ी है कि किस तरीके से आप अकाउंट्स अपने बनाएंगे। मैंडेटरी नेचर मैंडेटरी होता है इसका, यानी कि मैनमेड होते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव आल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइमली ये चेंज भी किए जा सकते हैं इन द सेंस दैट वेयर अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेबल। मान लो आपके पास कोई दो चीजें हैं, दो रूल्स हैं, आपको वेदर ये और ये, आपको ये यूज करना, आप ये यूज कर रहे हैं लेकिन आपको ये यूज करना है, ठीक है, तो आप इसको हटा के इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है ये कि आपको यही करना है, यही करना है, यही करना है। नहीं, आपके लिए कोई भी ऐसा रूल बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी तरीके से, नहीं, ये फ्लेक्सिबल है। आप इसकी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने अकाउंटिंग रूल्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये थे इसके नेचर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की और बात कर लेते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस चीज को प्रमोट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए, कि आपने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। यानी कि आपने एसेट अकाउंट अलग बना दिया है, ठीक है, आपने लायबिलिटीज अकाउंट अलग बनाए हैं, आपने कैपिटल अकाउंट अलग बनाया है, आपने जर्नल एंट्रीज कैसे की हैं, आपने लेजर कैसे बनाया है, आपने बैलेंस शीट कैसे बनाई है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया है। अगर आप इसको अलग अलग पेजेस पे अलग अलग तरीके से सब चीज़ों को एंट्रीज जो हैं बिल्कुल अच्छे से करते हैं, तो ये आपको इस चीज़ में समझने में हेल्प करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। उन चीज़ों को भी जो भी आपने अकाउंटिंग की जो भी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, अप्लाई किया है, कहाँ पर कौन सी अप्लाई की गई है, उसको भी समझने में ये हेल्प करता है। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। ये आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आपने कोई भी दो एंट्री या दो से ज्यादा एंट्री की हैं, या आपकी जो अकाउंट्स हैं वो उससे हेल्प करता है कि कोई दूसरी एंटिटी है, दूसरी फर्म है, उससे कंपेयर करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, एनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबल यानी कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस की। इसकी एक दो लिमिटेशंस और हैं, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है ये हमारा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, ये मैन मेड है, ठीक है। इसको कोई कंप्यूटर ने, कोई किसी ऐसी चीज ने नहीं बनाया है कि आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते। ये मैन मेड है, इसमें आपके चेंजेस होना लाजमी है। हेंस इट इज नॉट द पास ऑफ वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वेरिफिकेशन टेस्ट हो वो हमेशा ही ये क्लियर कर दे, क्योंकि ये मैन मेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ड होते किस पर? बिजनेस एनवायरनमेंट पर, ना कि लॉ और एंड द लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि ओनर के ऊपर नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी अकाउंटिंग वो होगी, फर्म में जो भी एंट्रीज होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस होंगी, फर्म होंगी, ना कि ओनर के बेस पर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस पर बेस्ड है? बिजनेस एनवायरनमेंट पर और कंट्री पे। पूरी जो कंट्री के लॉ हैं उनके ऊपर बेस्ड है। हेंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस। ये चेंज होते रहते हैं चेंजेस को मीट अप करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो सो गाइज चैप्टर 2 जो है आज यही कंप्लीट होता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए वो चीज मैं दोबारा लेकर आऊंगी। और बाकी चैप्टर फर्स्ट की वीडियोस के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप प्लीज उनको जाकर देख लीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।